इसके अलावा इस कंडीशन में स्कैल्प जो है वो, उसमें स्कैल्प में हमें फुल जो है डैंड्रफ मिलेगी, ठीक है। सेबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना डैंड्रफ के साथ एसोसिएटेड है। तो अब हमने इसको कैसे ट्रीट करना है कि हमने एक तो रेगुलर क्लीनिंग स्कैल्प की करवानी है, पेशेंट को कहना है, और ईयर की भी विथ एंटी डैंड्रफ हेयर शैम्पू के साथ, जैसे कि सेलिनियम सल्फाइड का शैम्पू आता है, सेल्सन ब्लू वगैरह हो गया। लोकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल क्रीम्स देंगे जैसे केटोकोनाजोल, ताकि वो अपनी एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल पे भी लगाए और पिना में भी, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। सेबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना की आप लोग पिक्चर देख लें, वो दिखता कैसे, क्रस्ट, स्केल्स, फ्लैक्स, डैंड्रफ वगैरह बालों में भी है, जिसकी वजह से ये कान को आगे अफेक्ट कर रहा है। तो पिक्चर जो है ना उसकी इस तरह से होगी, कुछ क्लिनिकल पिक्चर, ठीक है। ये हो गया सेबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना। इस तरह से आपके पास आएगा पेशेंट, मेन इचिंग की कंप्लेन, इचिंग की वजह से उसने खारिश की है, तो उस खारिश की वजह से उसको पेन हुआ है, ठीक है। इचिंग, स्क्रैचिंग, पेन, और हमें ग्रीजी येलो वाइट इससे स्केल्स नज़र आएंगे। नेक्स्ट कंडीशन है एक्जिमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना, वो थी सेबोरिक। अब एक्जिमेटस जो है ना, ये एलर्जिक डर्माटाइटिस होती है जो कि स्किन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल और पिना को अफेक्ट करती है, ये एलर्जिक है, ठीक है। अब ये एलर्जी जो है लोकल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस की वजह से, कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्पेक्टिकल के फ्रेम की वजह से किसी को एलर्जी है, चश्मे वगैरह के, कोई ऐसा मटेरियल यूज़ हुआ है, या किसी ज्वेलरी से, ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक कोई ड्रॉप लगाने की वजह से एलर्जी हुई है, किसी क्रीम से, कॉस्मेटिक मेकअप वगैरह से, या फिर किसी बैक्टीरियल और फंगल एंटीजन की वजह से उस पेशेंट को एलर्जी है, ठीक है। इन कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस की वजह से उसको ये एक्जिमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना होगा। एक पेज पीडीएफ से मिसिंग है तो यहाँ बुक से कर लेते हैं। तो इसमें अब क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे हमें, पेशेंट को जो है ना इरिटेशन होगी, रेडनेस, इडीमा। इस पिक्चर को भी आप साथ साथ देखते जाएं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो मतलब इसको एक तो इरिटेशन है, इससे क्लिनिकल फीचर्स है, ठीक है। इरिटेशन है, रेडनेस है, इडीमा है, इस अफेक्टिंग स्किन का ऑफ द पिना, या एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में भी ये प्रेजेंट हो सकती हैं ये सिम्टम। अब वेजिकल फॉर्मेशन जो है ना वो कभी कभी होती है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्यों होगा, वो खारिश करेगा, उसको स्क्रैचिंग होगी। तो और समटाइम्स जो है इवन जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है ना वो ट्रू नेचर ऑफ द कंडीशन को भी मास्क कर सकता है, ठीक है। ये कंडीशन जो है ना ये यूजुअली रिकरेंट है, और स्किन जो है वो स्टिफ हो जाएगी और शाइनी हो जाएगी, पेशेंट एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की स्किन स्टिफ एंड शाइनी। प्रोलॉन्ग लेजन्स जो है वो स्टीनोसिस की तरफ ले जा सकती हैं ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। क्यों स्टीनोसिस अब क्यों हो रही है, क्योंकि थिकनिंग एंड फाइब्रोसिस होगी ऑफ द स्किन, एंड दिस मे बी परमानेंट, ठीक हो गया। तो ये है एक्जिमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। अब इसको हमने ट्रीट कैसे करना है कि हमने रिकॉग्नाइज करना है और रिमूव करना है एलर्जिक सोर्स को ऑफ द कंडीशन, ठीक है। लोकल स्टीरॉयड हम दे सकते हैं तो वो ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट कराएंगे। सिस्टमिक एंटी हिस्टामिन हम देंगे ताकि उसकी इरिटेशन सही हो। और क्रोनिक जो केसेस हैं उनमें हमने स्टीनोस्ड कनाल की सर्जरी करनी है, यानी हमने मिएटोप्लास्टी कर देनी है। उसके बाद आ जाती है दूसरी कंडीशन जो कि है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। ये सूडोमोनल इन्फेक्शन होता है और ये ज़्यादातर एल्डरली में होता है, पेशेंट्स विद द पुअरली कंट्रोल, जिनकी डायबिटीज़ पुअरली कंट्रोल उनमें, या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की कंप्लेन होती है। इसमें क्या होगा कि ओरिजिनल जो इन्फेक्शन है ना मिएटस में, तो वो फिर स्प्रेड कर जाएगा अंडरलाइंग बोन्स में, और ओस्टियाइटिस भी करवा सकता है या ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियाइटिस या ओस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टियाइटिस होता है कि बोन की इन्फ्लामेशन, ओस्टियोमाइलाइटिस भी होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ओस्टियोमाइलाइटिस में जो है ना हमारे ओशियस जो मेड्यूला होता है ना बोन का, वो भी इन्फ्लेम होगा, जबकि ओस्टियाइटिस में बस सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन होगी कॉर्टेक्स ऑफ द बोन की। तो इन्फेक्शन जो है ना ये बहुत जल्दी स्प्रेड करता है बोन्स में, और ये मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स को भी जाके अफेक्ट कर देगा, ठीक है। अब ये मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना इतना खतरनाक है। अब स्प्रेडिंग ऑफ द इन्फेक्शन टू द स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन में अगर चला गया तो वहाँ पे जाहिर सी बात है हमारी फेशियल नर्व होती है तो उसकी पैरालिसिस करवा देगा। एंड टू द अगर रीजन ऑफ जगुलर फोरामेन में चला गया तो इन्वॉल्वमेंट कराएगा किसी भी लास्ट 4 जो हमारी क्रेनियल नर्व्स है उनकी, उन चारों की जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी अगर ये जगुलर फोरामेन में चला गया, आखिरी 4। अगर इन्फेक्शन चला जाता है पिट्रस एपेक्स में तो वहाँ पे ये 5th एंड 6th क्रेनियल नर्व को अफेक्ट करेगा। अब फैटल आउटकम जो है वो रिजल्ट कर सकता है फ्रॉम द स्प्रेडिंग ऑफ द इन्फेक्शन टू द सिग्मोइड साइनस एंड मेनिंजेस
अगर सिग्मोइड साइनस और मेनिंजेस में चला गया तो ये बहुत ही फैटल कंडीशन है और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अब इतनी ख़तरनाक ये मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है जो कि एक सूडोमोनल इन्फेक्शन है। अब इसमें हमें क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे? अब क्लिनिकल फीचर्स हमें कैसे मिलेंगे कि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको सीवियर पेन है और डिस्चार्ज हो रहा है उसके कान में से, ठीक है, सीवियर पेन एंड डिस्चार्ज। अब पेन उसका जो है एनाल्जेसिक से बिल्कुल रेजिस्टेंट होगा, सही नहीं हो रहा होगा। डिस्चार्ज उसका सीरो परवलेंट हो सकता है, यानी सीरियस एंड परवलेंट, या सिर्फ परवलेंट डिस्चार्ज हो सकता है। फाउल स्मेलिंग होगा और ब्लड स्टेन भी हो सकता है इन नेचर। एग्जामिनेशन पे जब हम एग्जामिनेशन करेंगे ना तो हमें ग्रेन्युलेशन टिश्यू मिलेगा, क्योंकि ये मैलिग्नेंट कंडीशन है तो उसमें हमें ग्रेन्युलेशन टिश्यू मिलेगा और जो कि एक्सटर्नल और ऑडिटरी कनाल के फ्लोर पे होगा। अब हमने बात की कि इसमें मल्टीपल नर्व्स भी, क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हो सकती है, तो मल्टीपल क्रेनियल नर्व पाल्सीज हो सकती हैं जो कि हमारी फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th क्रेनियल नर्व्स को अफेक्ट कर सकती है ये डिजीज़। पिट्रस एपेक्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ग्रेडेनिगो सिंड्रोम भी हो सकता है। ग्रेडेनिगो सिंड्रोम, अब ये ग्रेडेनिगो सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें मतलब ये ट्रायड होता है, इसमें ओटोरिया हो रहा होता है, एब्डुसन नर्व की पाल्सी जो हमारी 6th क्रेनियल नर्व है, और इसके अलावा ट्राइजेमिनल नर्व की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे पेन होगा, तो ये ट्रायड है। इसको कहते हैं ग्रेडेनिगो सिंड्रोम। ये होगा जब हमारा पिट्रस एपेक्स इन्वॉल्व होगा ड्यू टू द मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो हमने ये पढ़ा कि क्लिनिकल फीचर्स क्या है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना के। पेन होगा बिल्कुल ही सीवियर किस्म का, डिस्चार्ज होगा जो परवलेंट, फाउल स्मेलिंग और ब्लड स्टेन होगा, ग्रेन्युलेशन टिश्यू हमने देखा कि हमें मिलेगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में, और मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स की पाल्सीज होंगी, एंड ग्रेडेनिगो सिंड्रोम जो कि ट्रायड है, ओटोरिया, एब्डुसन नर्व की पाल्सी और ट्राइजेमिनल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन में पेन। अब हमने इस कंडीशन को ट्रीट कैसे करना है कि मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में हमने हाई डोज ऑफ पारेंट्रल एंटीबायोटिक देंगे इस सूडोमोनास के अगेंस्ट, ठीक है। डायबिटीज़ जो है ना उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि हमने कहा कि उसकी वजह से ये प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। टॉपिकली हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में। ट्रीटमेंट जो है वो हमने हफ्तों से इवन महीनों तक कंटिन्यू रखना है पेशेंट का ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमने एक तो ग्रेन्युलेशन टिश्यू को निकालना है कनाल में से, ठीक है, और नेक्रोज्ड बोन जो है उसकी डिब्राइडमेंट करनी है, उसको निकाल देना है। अब ये कंडीशन जो फ्रीक्वेंटली फैटल है और ट्रीटमेंट इसका बहुत ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना बहुत ही फैटल कंडीशन है। इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा वर्स है, अगर क्रेनियल नर्व्स पेशेंट की इन्वॉल्व हो जाती है तो बहुत ही वर्स कंडीशन हो जाएगी। फिर है ट्रीटमेंट मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना का, तो उसको हम समराइज़ करके देखें तो मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल में हमने कहा कि हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देंगे सूडोमोनास के अगेंस्ट, टॉपिकल भी देंगे और डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। सर्जिकल में हमने ग्रेन्युलेशन टिश्यू और नेक्रोटिक बोन को रिमूव करना है। दैट्स इट, ये मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना कंप्लीट हुआ। फिर है हर्पेटिक लेजन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। अब ये जो है ना हर्पीज़ वायरस की वजह से होता है। दो वेराइटीज़ होती है, एक होता है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स, दूसरा होता है हर्पीज़ जोस्टर ओटिकस। क्लिनिकल फीचर्स देखें तो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स जो है ना हमारी एक्सटर्नल ईयर को अफेक्ट करता है, सेम उसी तरह जैसे कि वो बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को करता है। हर्पीज़ जोस्टर ओटिकस की बात करें तो ये पेन करवाएगा कान में, जो कि बहुत सीवियर होता है और परसिस्टेंट पेन रहता है। वेजाइकल्स मिलेंगे हमें पिना पे, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल पे, और इवन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे भी वेजाइकल्स होंगी। अब ये पेन चला जाता है, पेन नहीं सॉरी ये वेजाइकल्स जो है ना वो अर्ली डिसअपियर हो जाती है। 7th और जो 8th क्रेनियल नर्व है जो फेशियल और हमारी वेस्टिबुलोकोक्लियर, ये इन्वॉल्व हो सकती है और इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से डेफनेस हो सकती है, पेशेंट यानी बहरा हो सकता है, वर्टाइगो हो सकता है और उसको फेशियल पैरालिसिस हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं रामसे हंट सिंड्रोम। ये बहुत ही कॉमन है, जो कि जस्टिन बेबर को भी हुआ था, कि इसमें जो है वो 7th और 8th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है। देखिए आप ये पिक्चर भी देखें जस्टिन बेबर की, ये बहुत ही मशहूर जो सिंगर है, इनको रामसे हंट सिंड्रोम हुआ, जिसकी वजह से जो है हमने कहा कि हर्पीज़ जोस्टर ओटिकस की वजह से होता है। ये हमारा जो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है ना उसी की वजह से होता है, ठीक है, शिंगल्स वगैरह जो होते जाते हैं। तो इसमें हमने कहा कि 7th हमारी फेशियल और 8th जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है ये अफेक्ट होती है। तो इस पेशेंट को देखिए फेशियल नर्व की पैरालिसिस हुई है, तो आप देख सकते हैं कि इसका सारे जो सिम्टम्स हो रहे हैं बेल्स पाल्सी वाले, और वर्टाइगो होगा इसको, डेफनेस होगी। अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, एक तो हम एंटी वायरल एजेंट सिस्टेमिकली देंगे इसको। एसाइक्लोविर जो है हम अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर देते हैं एसाइक्लोविर। अब एनाल्जेसिक देंगे ताकि उसका पेन कंट्रोल हो।
और टॉपिकली भी हम एसआई क्लोवर दे सकते हैं, लेकिन वो इनइफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव नहीं है, तो सिस्टमिक ही ज़्यादा से यूज़ होता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्स। वैक्स या सिरोमिन जो है ना, ये सिक्रीशन ऑफ सिरोमिनस एंड पाइलोसेबेशियस ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं, इनका मिक्सचर होता है, उसको हम कहते हैं वैक्स या सिरोमिन। अब ये ग्लैंड्स जो है वो सिर्फ कार्टिलेजिनस पोर्शन जो है हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोपोर्शन होता है ना मिक्सचर का, वो डिटरमाइन करता है कंसिस्टेंसी ऑफ द वैक्स। जब सिक्रीट होता है तो ये थिक होता है, गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। तो इसके बाद ये डार्कर होता जाएगा और सख्त होता जाएगा जैसे जैसे वो सूखता जाएगा। अब इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे इम्पैक्टेड वैक्स नज़र आ रहा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में। नॉर्मली जो ये वैक्स होता है ना, ये हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल से जो है वो एक्सपेल हो रहा होता है फ्लेक्स की शक्ल में, ठीक है, जैसे जैसे स्किन के जो फ्लेक्स उतर रहे होते हैं इस तरह से ये एक्सपेल हो रहा होता है नॉर्मली। जब जब हम अपनी जॉ की मूवमेंट करते हैं तो उससे जो है ये फ्लेक्स खुद ही बाहर निकल रहे होते हैं। प्लग फॉर्मेशन अब जो है ना वो इनकरेज होती है एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ वैक्स की वजह से। बहुत ज़्यादा वैक्स बनेगा और उसकी जो रिटेंशन है हमारे इन स्टिफ से हेयर की वजह से, वो उसको रिटेन कर रहे होंगे, या किसी पेशेंट को अगर एग्जॉस्ट्रोसिस यानी जो बोन होती है हमारी हेयर की, उनके ऐसे ओवर ग्रोथ हो जाए, एलिवेशन हो जाए, उसको एग्जॉस्ट्रोसिस कहते हैं, उसकी वजह से अगर वैक्स की रिटेंशन होगी, या किसी और स्टीनोसिंग कंडीशन की वजह से, नैरो मतलब स्टीनोस हो जाती है तो वैक्स जो है वो रिटेन रहता है, या डीस्कॉर्मेशन की वजह से यानी एपिथेलियम की शेडिंग की वजह से क्या होगा कि वैक्स जो है वो प्लग होना शुरू हो जाएगी, प्लग फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लग बनेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज़ हैं प्लग फॉर्मेशन की। अब हमें क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे कि पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं होगा इनिशियल स्टेजेस ऑफ एक्यूमुलेशन में। सिम्टम यूजुअली सडन होते हैं और सिवियर होते हैं जब उसमें जो प्लग बना है ना, वो अगर उसका इम्पैक्ट हो गया है, ठीक है। हार्ड और इम्पैक्टेड वैक्स जो है अगर वो इम्पैक्ट हो गया है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, तो तब जाके सिम्टम्स आते हैं, जैसा कि वॉशिंग, स्विमिंग और अटेम्प्ट्स ऑफ रिमूवल के दौरान जो है ये आगे चला जाता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सामने जो है फंस जाता है। तो फुलनेस हमें मिले फील होगी पेशेंट को, कान में उसको ऐसे फुलनेस फील होगी, और समटाइम्स उसको इचिंग भी होगी। डेफनेस सिर्फ तब होगी जब कनाल जो है वो ओक्लूड नहीं हो जाता कम्प्लीटली, तब उसको डेफनेस की कंप्लेंट भी होगी। अब कान का दर्द जो है ना वो प्रोड्यूस होगा जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ये वैक्स कंप्रेस करेगा, तो क्या होगा, कान में दर्द होगा, या फिर जब इन्फ्लेमेशन होगी हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में। अब टिनाइटस, रिफ्लेक्स कफ जो कि वैगस की स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा है, और वर्टाइगो जो है वो हो सकता है सीवियर केसेस में अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ये वैक्स कंप्रेस करेगा तो हमने देखा क्लिनिकल फीचर्स वैक्स के अंदर ये कोई भी सिम्टम इनिशियली नहीं होगा, फुलनेस होगी पेशेंट को ईयर में, इचिंग, डेफनेस होगी, ईयर एक, टिनाइटस, रिफ्लेक्स कफ एंड वर्टाइगो, दैट्स इट। अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। सिरिंजिंग ऑफ द एयर जो है हम करते हैं नॉर्मल सैलिन सॉल्यूशन के साथ बॉडी टेम्परेचर पे, और फिर हम इस तरीके से वैक्स को रिमूव करते हैं। अगर वैक्स सख्त है और उसको नरम करने की ज़रूरत है तो हम जो है नरम करेंगे उसको 5% सोडा बाइकार्ब जो है इन ग्लिसरीन एयर ड्रॉप्स हम डालेंगे, 5% सोडा बाइकार्ब इन ग्लिसरीन एयर ड्रॉप्स, और वो हम इंस्टॉल करके पहले सॉफ्ट वैक्स को जो है ना, हार्ड जो वैक्स है उसको सॉफ्टन करेंगे। ऐसा हम थ्राइस डेली करेंगे फॉर फ्यू डेज बिफोर सिरिंजिंग, ठीक है। अब सॉफ्ट हो चुका होगा, उसके बाद हम सिरिंजिंग करेंगे। जो ओल्ड ड्राई और हार्ड प्लग्स होते हैं ना, पुराने और ड्राई से और हार्ड, तो उनको हम हुक या रिंग प्रोब की मदद से स्किल्ड पर्सन निकाल सकता है। जब सिरिंजिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो ना कुछ पेशेंट में, तो उनमें हम सक्शन क्लीनिंग भी करते हैं वैक्स की, और वो सेफेस्ट मेथड होता है। तो ये सक्शन क्लीनिंग जो है ना, ये बहुत ही सेफेस्ट मेथड होता है स्पेशली अगर पेशेंट को ओटाइटिस एक्सटर्ना की पेशेंट है, या फिर उसको परफोरेटेड ईयर ड्रम है, तो उन केसेस में सक्शन क्लीनिंग जो है वो ज़्यादा सेफेस्ट मेथड है एज़ कम्पेयर टू सिरिंजिंग। हमने ट्रीटमेंट पढ़े, सिरिंजिंग अगर सॉफ्ट है वैक्स तो सिरिंजिंग करेंगे, सॉफ्टन करेंगे वैक्स को अगर वो हार्ड है, हुक या रिंग प्रोब के साथ रिमूव करेंगे अगर वो हार्ड एंड ड्राई है, और सक्शन क्लीनिंग करेंगे। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिरिंजिंग ऑफ द एयर। सिरिंजिंग जो है ना, ये मेथड होता है ऑफ वॉशिंग द एयर विथ नॉर्मल सैलिन सॉल्यूशन बॉडी टेम्परेचर पे, ठीक है, वो हो बॉडी टेम्परेचर पे। ये हम करते हैं इन द केस ऑफ वैक्स की जब एक्यूमुलेशन हो जाती है कान में, या जब ओटोमाइकोसिस होता है जो मैंने आपको पढ़ाया फंगल इन्फेक्शन,
उस केसेस में। और सर्टेन केसेस फॉरेन बॉडी जब चली जाती है कान में, तो उन केसेस में हम सिरिंजिंग ऑफ द एयर करते हैं, ठीक है। अब इसमें मेथड ऐसा होता है कि एयर सिरिंज जो है, जो इस पिक्चर में भी आपको ये नज़र आ रही है, इसमें भी देख लें तो इस तरह की होती है ये एयर सिरिंज। तो इसको हम फिल करेंगे नॉर्मल सैलिन सॉल्यूशन के साथ, जो कि बॉडी टेम्परेचर जितना होगा। क्यों हमने बॉडी टेम्परेचर पे रखा है? ताकि हम थर्मल स्टिमुलेशन ऑफ द लेब्रिंथ को बचा सकें, वो ना हो पाए, इसलिए हमने उसका टेम्परेचर बॉडी जितना ही रखा है। लाइट जो है हम उसको फोकस करेंगे एयर पे और पिना को पुल करेंगे अपवर्ड एंड बैकवर्ड इन एडल्ट्स। नोज़ल जो होगा ना सिरिंज का, उसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के पास ले आएंगे और पोस्टीरो सुपीरियर वॉल की तरफ डायरेक्ट करेंगे, पोस्टीरो सुपीरियर। सॉल्यूशन को फिर हम पुश करेंगे टूवर्ड्स दी पोस्टीरो सुपीरियर वॉल, यानी इससे पोस्टीरो और थोड़ा सुपीरियर इसकी नीडल होगी, और पुश करेंगे और ये रन करेगा थ्रू द एयर ड्रम और फ्लो करेगा आउट अलोंग द फ्लोर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पिक्चर में भी शोन है ये मेथड ऑफ परफॉर्मिंग एयर सिरिंजिंग। रिटर्निंग फ्लूइड जो है वो फिर कलेक्ट होता है एक किडनी ट्रे में, जो कि हमने कान के नीचे यूँ पकड़ी होती है। अब इस मेथड की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? सिरिंजिंग ऑफ द एयर जो है हमेशा अक्यूट एंड कोरोनिक जो इन्फेक्शंस होते हैं ना एयर के, उनमें हम नहीं करते, परफोरेटेड में भी नहीं करेंगे, और अगर इसके स्कारड एयर ड्रम है, स्कार वाला, तो उसमें हम नहीं करेंगे। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि सिरिंजिंग की वजह से एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल को और एयर ड्रम को ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से परफोरेशन हो सकती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। ट्रॉमा की वजह से कनाल के ट्रॉमा में ओटाइटिस एक्सटर्ना भी हो सकता है, ट्रॉमा हुआ तो वो हो जाएगा। अगर सैलिन सॉल्यूशन जो है बॉडी टेम्परेचर पे ना हुआ, तो फिर वो लेब्रिंथ को स्टिमुलेट कर सकता है, लेब्रिंथ के भी लेटरल सेमीसर्कुलर कनाल को, और वर्टाइगो हो सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट कंडीशन पेरिकॉन्ड्राइटिस ऑफ द पिना। अब पेरिकॉन्ड्राइटिस इन्फेक्शन है ऑरिक्यूलर कार्टिलेज का, कॉन्ड्रियम कहते हैं हम कार्टिलेज के, पिना जो है वो ऑरिक्यूलर है, ठीक है। अब ये तस्वीर भी देख लें तो इसमें भी हमें शोन है पेरिकॉन्ड्राइटिस ऑफ द पिना। तो इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज हमारा ए वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है, हमें पता है, और ये डिपेंड करता है कवरिंग जो है पेरिकॉन्ड्रियम की, उस पर डिपेंड करता है फॉर द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, मतलब उसके ऊपर जो पेरिकॉन्ड्रियम है उस पर डिपेंड करता है, कार्टिलेज की अपनी नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ पेरिकॉन्ड्राइटिस अगर हो जाता है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो एब्सेस बन जाएगी उस कार्टिलेज के और जो उसके ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम है, उन दोनों के बीच में एब्सेस बन जाएगी। तो ये डिप्राइव कर देगा कार्टिलेज को फ्रॉम रिसीविंग द ऑक्सीजन। अब वहाँ से आ रही थी तो बीच में एब्सेस आ गया, तो अब उसको कहाँ से मिले ऑक्सीजन? नहीं मिलेगी, ना ही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो नेक्रोसिस हो जाएगी और श्रिंकेज हो जाएगी और डिफॉर्मिटी हो जाएगी पिना की, ठीक है। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलेंगे कि पेरिकॉन्ड्राइटिस ऑफ द पिना जो है वो हीमाटोमा के बाद हो सकता है, हीमाटोमा ओरिस, जो ट्रॉमा की वजह से या ब्लीडिंग टेंडेंसी की वजह से होता है। बाकी केसेस में फ्रोस्ट बाइट की वजह से भी ये हो सकता है, ऑपरेशन जिनमें ऑरिकुलर कार्टिलेज इफेक्ट हो, एक्सटेंशन ऑफ द ओटाइटिस एक्सटर्ना हो और वो एक्सटेंड होकर ये करवा सकता है पेरिकॉन्ड्राइटिस, ठीक है। तो डिफरेंट कॉजेज है। स्वेलिंग हमें मिलेगी पिना पे, पेन हम बहुत ही कॉमन सिम्टम है, पेन इन स्वेलिंग। फ्लक्चुएशन प्रेजेंट होंगी इफ़ देयर इज़ एब्सेस फॉर्मेशन, ठीक है। फ्लक्चुएशन यानी कि वो रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल जिस तरह होता है, यानी मूव करेगा ये जो अंदर इसमें एब्सेस बनी है फ्लक्चुएट करेगी। अब हमने इसमें ट्रीटमेंट क्या देना है कि हम इंसीजन एंड ड्रेनेज करेंगे, बहुत ज़रूरी होती है अगर फ्लक्चुएशन प्रेजेंट है। फ्लक्चुएशन है तो उसका मतलब है कोई अंदर फ्लूइड है यानी पस है, तो इंसाइज करके ड्रेन करेंगे। प्रेशर बैंडेज देनी है हमने ताकि रीएक्यूमुलेशन ऑफ पस ना हो, तो प्रेशर लगा के बैंडेज देनी है। इसके अलावा सिस्टमिक एंटीबायोटिक देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले स्टार्ट करवाएंगे, और उनको हम चेंज भी कर सकते हैं जब हमारी कल्चर और सेंसिटिविटी रिपोर्ट आ जाएंगी ना पस की, तो उस हिसाब से हम फिर एंटीबायोटिक वो वाला एग्जैक्ट वाला दे सकते हैं। अगर नेक्रोटिक कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, यानी इसके बाद नेक्रोसिस हो जाती है ना, अगर नेक्रोटिक कार्टिलेज होगा तो उसको हमने रिमूव करना है एट द सेम टाइम। रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी पिना की जो है वो भी हो सकती है, ज़रूरी हो सकती है अगर डिफॉर्मिटी हो गई हो एज अ रिजल्ट ऑफ कार्टिलेज नेक्रोसिस, ठीक हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है एक्वायर्ड स्टीनोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। एक्वायर्ड स्टीनोसिस, अब ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की जो एक्वायर्ड स्टीनोसिस है ना, EAM कहते हैं इसको, ये नैरोइंग है मीटस की, जो कि एक्सेस फाइब्रोस या बोनी टिश्यू की एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। एक्यूमुलेशन ना के यानी मतलब फाइब्रस जो सॉफ्ट या बोनी हार्ड टिश्यू के एक्सेस की वजह से ये नैरोइंग होती है। क्रोनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना जो है उसका बहुत कॉमन कॉज होता है एक्वायर्ड स्टीनोसिस का, क्रोनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना।
इसके अलावा जो कॉजेज़ है उसमें क्या हो सकता है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का ऑपरेशन हुआ हो कोई, या पेरिकोंड्राइटिस हुई हो, उसकी वजह से भी ये हो जाती है स्टीनोसिस। ट्यूमर की वजह से, एक्सोस्टोसिस जो मैंने कहा बोन की ग्रोथ हो जाती है एब्नॉर्मल, ट्रॉमा की वजह से, कोरोसिव बर्न या फ्रैक्चर टिम्पैनिक प्लेट का। इसमें हमें फीचर क्या मिलेंगे, कोई सिम्टम नहीं मिलेगा माइनर केसेस में, ठीक है। अनक्लीन कनाल जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ वैक्स करवा सकती है और बाकी सिक्रीशंस भी हो सकती है इसमें एक्यूमुलेट, और फिर सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। डेफनेस होगी, अगर स्टीनोसिस बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है तो डेफनेस हो जाएगी पेशेंट को। अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ज़ाहिर सी बात है सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। उसको क्या कहते हैं, मिएटोप्लास्टी। ये रेफर होता है सिर्फ जब अगर पेशेंट को डेफनेस की कंप्लेन है तो हम करते हैं, स्पेशली अगर ये स्टीनोसिस बायलेटरल है, या फिर जब ओरल टॉयलेट इज़ रेंडर्ड इम्पॉसिबल, यानी मैनुअली उसको क्लीन नहीं कर पाए। ओरल टॉयलेट का ये मतलब होता है कि मैनुअली हम उसकी ड्राई मॉपिंग वगैरह नहीं कर पा रहे, सक्शन क्लीनिंग, तो उस वजह से फिर हम जो है ना सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, मिएटोप्लास्टी। नेक्स्ट कंडीशन है मैगट्स इन द ईयर। मैगट्स जो है ना ये लार्वा होते हैं हाउस फ्लाई के, जो मक्खी होती है ना, मक्खियों के जो लार्वा है उनको मैगट्स कहते हैं। अब ये फ्लाइज जो है ना फाउल स्मेलिंग जो डिस्चार्ज होता है जो कानों में मौजूद होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, या जो नाक में ये फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है वहाँ पे अट्रैक्ट होती हैं, वहाँ पे अपने अंडे देती हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में और हमारी नेज़ल कैविटी में अंडे दे देती हैं। अब 24 घंटों के बाद ये अंडे जो हैं वो लार्वा या मैगट्स बन जाते हैं इस तरह के 24 घंटों में। अब मैगट्स जो है ना ये सिवियर पेन करवाते हैं, इरिटेशन हो रही होती है, स्वेलिंग होगी, फाउल स्मेल आ रही होगी और ब्लड स्टेन डिस्चार्ज भी मिल सकता है। एग्जामिनेशन पे हमें मैगट्स मिलेंगे कि जो विजिबली क्रॉल कर रहे होंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में, और ये जो है ना एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू नेक्रोसिस भी करवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ट्रीटमेंट इसमें हमने इसको रिमूव करना है मैगट्स को फॉरसेप्स की मदद से, और ये यूजुअली फर्मली अटैच होते हैं मिएटल वॉल के साथ। एक आता है मैगट ऑयल जो कि टर्पेंटाइन ऑयल है, उससे या फिर क्लोरोफॉर्म वाटर जो है वो हम इंस्टिल करेंगे, वो जाके मैगट्स की एस्फिक्सिया करवा देगा, तो अब मैगट्स मर जाएंगे कान के अंदर ही। अब उसके बाद ये जो है ना हमें फैसिलिटेट करेगा कि अब हम इनको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक उनका तरीका है इनको रिमूव करने का। लास्ट टॉपिक है कीलॉइड इन द ईयर। कीलॉइड जो है ना वो रिजल्ट करता है बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो जाए डेंस फाइब्रस टिश्यू की किसी भी स्किन इंजरी के बाद। कोई स्किन इंजरी हो उसके बाद बहुत ज़्यादा डेंस फाइब्रस टिश्यू की ओवर ग्रोथ हो जाए तो उसको हम कीलॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ये यूजुअली जो है बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ इनिशियल इंजरी उससे बाहर होगा, और ये रिग्रेस नहीं करता स्पॉन्टेनियसली, और ये आल्सो रीफॉर्म करता है एक्सीजन के बाद, हमने कट कर दिया उसके बाद दोबारा भी हो जाता है। तो ये डिफरेंट होता है हाइपरट्रोफिक स्कार से। हाइपरट्रोफिक स्कार कैसे होता है, वो रेज्ड फाइब्रस लेजन होती है जो कि स्किन के ऊपर होती है, ओवर द स्किन स्कार होगी, लेकिन वो इनिशियल इंजरी के बियॉन्ड नहीं होती, एक्सटेंड बियॉन्ड नहीं करती। कौन सी वाली, हाइपरट्रोफिक स्कार, लेकिन ये करती है। तो हाइपरट्रोफिक स्कार जो है वो रिग्रेस कर जाता है स्पॉन्टेनियसली टाइम के साथ, ये नहीं करता। पिन्ना पे जो है ना कीलॉइड फॉर्मेशन वो रिलेटिवली जो है कॉमन होती है एयर पियर्सिंग के बाद, जब जो कान चिदवाते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा कॉमन है यंगर एज के जो ग्रुप फीमेल पेशेंट। ठीक है, इस तरह की ये कीलॉइड फॉर्मेशन है पिन्ना पे आफ्टर द एयर पियर्सिंग। तो यंग फीमेल पेशेंट में ज़्यादा कॉमन है। वो लोग जो ब्लैक एथनिसिटी के वो ज़्यादा प्रोन होते हैं टू कीलॉइड फॉर्मेशन, तो इससे पता चलता है कि इसमें ज़रूर कोई जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है। एग्जामिनेशन पे हमें ये स्मूथ राउंडेड से लोकलाइज्ड स्वेलिंग मिलेंगी जो कि बहुत फर्म और हार्ड कंसिस्टेंसी की होंगी। ट्रीटमेंट इसका ये है कि हमने इसको सर्जिकल एक्सरसाइज करना है। एज रीफॉर्मेशन इज़ कॉमन तो लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड इंजेक्शन जैसे कि ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड जो है ना वो हम देंगे एट द साइट ऑफ एक्सीजन, ताकि रिकरेंस ना हो, वहाँ पे हम लगाएंगे। अब सर्जिकल एक्सीजन जो है लेज़र के साथ भी हम कर सकते हैं, तो उससे कम चांस होता है रिफॉर्मेशन का, लेज़र वाला। नंबर ऑफ़ अदर ड्रग्स भी हमने ट्राई की हैं ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें कि 5-फ्लोरोयूरासिल हो गई, डॉक्सोरोबिसिन, ब्लियोमाइसिन, विरापामिल, रेटिनोइक एसिड, टेमोक्सिफिन, बोटुलिनम टॉक्सिन ए, ये सारी जो है वो ट्राई की गई हैं। ठीक है, दैट्स इट, ये चैप्टर हुआ। आप चैप्टर की समरी और की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि डिफरेंट तरह की ओटाइटिस एक्सटर्ना होती हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में। एक तो स्क्रैच करना, सिरिंजिंग करना, इंस्ट्रूमेंटेशन, स्विमिंग, एलर्जी, हेयरिंग एड का यूज़, स्कैल्प की डैंड्रफ, डायबिटीज़, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, बॉयल, तो मतलब ये सारी जो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। अब कान में जो बॉयल हो जाता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, क्यों, क्योंकि वो टाइटली अडेरेंट स्किन जो होती है ना वो अंडरलाइन कार्टिलेज के साथ होती है, टाइटली अडेरेंट।
फिर हमने कहा ओटोमाइकोसिस कंडीशन है जो कि रीजन में हमारे में बहुत कॉमन है, एस्पेरिजिलस की वजह से होती है। अक्यूट डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना जो है वो कंफ्यूज होती है विथ सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के साथ। फिर हमने मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना पढ़ी कि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं होती हावेवर, लेकिन ये मैलिग्नेंट है क्योंकि इसमें सीरियस और फैटल आउटकम होता है। इसके अलावा हमने देखा कि एल्डरली में ये देखी गई है और अनकंट्रोल डायबिटिक्स में और इनमें कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस में और इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है। वैक्स हमने पढ़ा कि नॉर्मल सिक्रीशन है ग्लैंड की जो कि एक्सटर्नल ओरिटरी कनाल में है। एक्यूमुलेशन होगी जी उसकी अगर एक्सेसिव फॉर्मेशन की वजह से या रिटेंशन की वजह से ड्यू टू स्टिफ हेयर, एक्सोसोसिस या स्टीनोसिस। सिरिंजिंग जो हमने कहा मेथड है एयर क्लीनिंग का नॉर्मल सेलिन सॉल्यूशन के साथ। मैगिट्स लार्वा होते हैं हाउस फ्लाई के जो कि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज जो कान या नाक से आता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। BCQ देखें, व्हाट इज़ द यूजुअल लोकेशन ऑफ बॉयल इन द एयर। तो बॉयल जो है वो ज़्यादातर एयर में आउटर 1/3 ऑफ द एक्सटर्नल ओरिटरी कनाल में होता है, आउटर 1/3। नॉर्मल नंबर ऑफ द बॉयल कान में कितने हो सकते हैं, एक हो सकता है, ठीक है। हाउ रिकरेंट बॉयल जो है वो होंगे या फरंकल्स कान में कोई रिकरेंट कितने होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है रिकरेंसी। उसके बाद है कि क्यों बॉयल्स या फरंकल्स बहुत पेनफुल होते हैं, क्योंकि स्किन जो एक्सटर्नल ओरिटरी कनाल की वो बहुत टाइटली अडेरेंट होती है टू अंडरलाइन कार्टिलेज के साथ। फिर एक 20-year-old मेल पेशेंट आया OPD में और डायग्नोज किया उसको बॉयल इन द राइट ईयर। तो व्हाट इज़ मोस्ट कॉमन सिम्टम जो कि पेशेंट प्रेजेंट किया, तो इसमें जो है पेन बहुत ही ज़्यादा है कॉमन बॉयल में। उसके बाद 18 साल की पेशेंट डायग्नोज की गई बॉयल लेफ्ट ईयर में एक्सटर्नल ओरिटरी कनाल में। तो क्या लोकेशन जो है टेंडरनेस की ज़्यादा मिलेगी कहाँ पे जब हम इसको पाल्पेट करेंगे, ट्रैगस पे बहुत ज़्यादा मिलेगी टेंडरनेस पाल्पेशन पे। फिर एक बहुत कॉमन फंगस जो रिस्पॉन्सिबल है ऑटोमाइकोसिस का वो है एस्पेरिजिलस। इसकी हमने 3 टाइप्स भी पढ़ी। 38 ईयर फीमेल पेशेंट आई डायग्नोज की गई ऑटोमाइकोसिस के साथ दोनों कानों में। कौन सा कॉन्स्टेंट और कॉमन सिम्टम प्रेजेंट होगा बाय पेशेंट, कॉन्स्टेंट और कॉमन जो है वो उसमें इचिंग होगी ऑटोमाइकोसिस में। फिर अदर नेम क्या है बुल्लस मायरेंजाइटिस का, उसका नाम है ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एपिडेमिक्स है बुल्लस मायरेंजाइटिस की इज कॉमन, वो है इन्फ्लुएंजा। कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सिबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना करवाता है, पिटायरोस्पोरोन, ठीक है। 62-year-old मेल पेशेंट अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ आया, कंप्लेन सीवियर पेन था, ब्लड स्टेन उसका परुलेंट डिस्चार्ज आ रहा था राइट ईयर से।